हेलो नमस्कार वंदनकम सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट में। मेरा नाम है सत्यम शर्मा और हम पढ़ रहे हैं क्या, हम पढ़ रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स रिक्वायर्ड फॉर फिजिक्स में वेक्टर वाला पार्ट। ठीक है ना। वेक्टर के 2 लेक्चर आपके सामने आ गए होंगे, है ना। वेक्टर की डीपीपीज भी आपके सामने आ गई होंगी, आपने उसको सॉल्व करने की कोशिश भी की होगी, ऐसा मुझे लगता है। और अगर आपको बन गया होगा तो वेल एंड गुड, नहीं बना होगा तो हम उस डीपीपी नंबर 8 का वीडियो सोल्यूशन लेकर आपके सामने आ गए हैं। ठीक है ना। आपको पता है कि जो मैग्नेट ब्रेन्स है वो आपके लिए नीट का कोर्स पूरा मॉड्यूल के साथ लेकर आया है, जिसमें हम आपको क्या कराने वाले हैं, चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन आपके पास आएगा। उसके साथ ही जुड़े रहेंगे आपके डीपीपी के प्रॉब्लम्स, जो आपको डाउनलोड करना है मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर जाकर, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वीडियो के। अच्छा, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज कराए जाएंगे आपको और पीवाईक्यूज वीडियोस भी आपको दिए जाएंगे, मतलब पीवाईक्यू सोल्यूशन भी दिए जाएंगे आपको, पुराने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसके सोल्यूशंस। साथ ही साथ डाउट सॉल्विंग सेशन होंगे, वीकली टेस्ट पेपर चैप्टर वाइज आपको कराए जाएंगे, गाइडेंस आपके साथ गाइडेंस होगा हमारा, बिल्कुल। हम लाइव सेशन आएंगे, लाइव सेशन में आपसे बातें करेंगे और आपके साथ टेस्ट सीरीज भी हम रखेंगे, जिसमें आपको पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपने डीपीपी के पहले क्वेश्चन को। किसको? डीपीपी के पहले क्वेश्चन को। और वो क्या है भाई? वो है एक यूनिट वेक्टर का क्वेश्चन। किसका क्वेश्चन? यूनिट वेक्टर का क्वेश्चन। चलिए क्या क्वेश्चन है? 0.4i कैप प्लस 0.8j कैप प्लस सी के कैप रिप्रेजेंट्स अ यूनिट वेक्टर व्हेन सी इज। अब ये क्या बोल रहा है और इसका मतलब क्या है, जरा समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, आपको पता है यूनिट वेक्टर क्या होता था? अगर पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता है तो यहां जल्दी से देख लो। यूनिट वेक्टर क्या होता था? ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो भाई? 1 हो, है ना। और उसे हम रिप्रेजेंट कैसे करते थे? कैप से। मतलब अगर आपको एक ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है तो आप कैसे निकालते थे? ए वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। याद आया कि नहीं याद आया? हाँ सर याद आया। क्लियर है? ऐसे ही निकालते थे। ठीक है, मैं ये बोल रहा हूं कि ये जो कैप है यही रिप्रेजेंट करती है यूनिट वेक्टर को, और इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, अगर मैं बोलूं ए कैप का मैग्नीट्यूड कितना है तो वो है 1। आई मेरी बात समझ में? वैसे ही आपको बोला गया है कि एक वेक्टर है जो एक यूनिट वेक्टर है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ठीक, ओके। अगर मैं आपको बोलता था, वैसे अगर आपने चीज नहीं पढ़ी है और आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको चीज पता होनी चाहिए, बट नहीं पता है तो कोई बात नहीं। फोर्स वेक्टर अगर आपको 5 न्यूटन दिया होता था, तो इसका मतलब मैं अगर आपसे पूछूं कि इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, तो आप सीधे सीधे बोल देते थे 5। कितना बोल देते थे? 5 है, सीधे सीधे, है ना। ओके। अगर आपको इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। अगर आपको पता है तो नहीं, ठीक है, नहीं पता है तो मैं आपको ऑलरेडी जाकर ये सिखाऊंगा आगे। ठीक है, चलिए इस एक वेक्टर को आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप एंड ए जेड के कैप। कर सकते हो कि नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं सर। अगर आपको इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो ना, तो आपको क्या करना होता है? आपको करना होता है ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। अगर आपको ये बात पता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो मैं आपको जाकर ये समझाऊंगा जब हम रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे, हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में अपने वेक्टर को देखेंगे, सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी बताऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो अगर आपको किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो आप इस तरीके से निकालते हो। तो अगर आपको इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो आप कैसे निकालोगे? ये है आपके लिए ए एक्स, ये है आपके लिए ए वाई और ये है आपके लिए ए जेड, हाँ कि ना। तो अगर आपको ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए है, इस वेक्टर का, ये वेक्टर क्या है? यूनिट वेक्टर है, याद रखना, ये यूनिट वेक्टर है, याद रखना। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड अगर हमें चाहिए तो आप कैसे निकालोगे? ए एक्स का स्क्वायर मतलब 0.4 का स्क्वायर प्लस 0.8 का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, हाँ कि ना। लेकिन इसका मैग्नीट्यूड आना कितना चाहिए? ये तो एक यूनिट वेक्टर है ना, ये तो एक यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड आना कितना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो इज इक्वल टू 1 कर दिया मैंने, दोनों जगह स्क्वायर कर दो तो यहां पर 1 ही रहेगा, यहां से स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो 0.4 का स्क्वायर प्लस 0.8 का स्क्वायर, 4 चौको 16 8 या 64। ठीक है, ओके। तो इसका स्क्वायर आएगा आपके पास ऐड करके 0.8 प्लस सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 0.8 यानी कि 0.2। यहाँ पर कोई ऑप्शन, अच्छा हाँ ऑप्शन दिख रहा है आपको, यहाँ पर आप स्क्वायर रूट लगा दो, इधर भी स्क्वायर रूट लगा दो और इधर भी स्क्वायर रूट लगा दो, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई? अंडर रूट 0.2। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई हो, है ना। हो सकता है कई लोग ये बोलेंगे सर आपने ये फॉर्मूला तो बताया ही नहीं, अभी ये फॉर्मूला आगे आएगा, टेंशन मत लो। और बहुत सारे लोगों को ही पता है। मैं ये मानता हूं कि अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये चीजें थोड़ी सी आपको पता होनी चाहिए, और अगर नहीं भी पता है तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ये डाउट अभी मैं आगे जाके आपका मार दूंगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
द सम ऑफ थ्री वेक्टर्स OA, OB एंड OC हैव द सेम मैग्नीट्यूड R, देन द सम ऑफ दीज वेक्टर्स हैव मैग्नीट्यूड। अब आप देखिए यहाँ पर एक वेक्टर है OA, एक वेक्टर है OB और एक तीसरा वेक्टर है OC जो 45 डिग्री पर है ना। दिमाग चलना चालू हो गया होगा कि हम अगर O पॉइंट ले लें यहाँ से यहाँ तक, है ना, ये OA है और ये OB है, ठीक है, ओके। इन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, इसका मैग्नीट्यूड है R और इसका मैग्नीट्यूड भी है R। इनके बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री का। अच्छा, एक चीज अगर आप ध्यान से सोचो तो मैंने आपको ऐसे केसेस बताए हैं जहां पर वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो आप डायरेक्ट रिजल्टेंट निकाल सकते हो। और ये भी मैंने आपको बताया कि अगर आपके वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है ना, तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो हमेशा 20 से जाता है। कहाँ से जाता है, हमेशा 20 से आता है, एंगल बाइसेक्टर से जाता है, ठीक है। ये बात भी मैंने आपको बताई थी, ठीक है सर। तो क्या बात करें, क्या करें सर, हमने एक फॉर्मूला देखा था कि अगर हम R डैश निकालना चाहें, मतलब हम R डैश, हम रिजल्टेंट निकालने हैं, इन दोनों वेक्टर का क्या निकालने वाले हैं, रिजल्टेंट निकालने वाले हैं। तो आप तैयार हैं? हाँ सर बिल्कुल तैयार हैं। चलो, इसका मैग्नीट्यूड निकलेगा, क्या था भाई इसका फॉर्मूला, 2 टाइम्स ऑफ A cos θ/2। याद आया कि नहीं याद आया, लेक्चर देखोगे तो आपको याद आ जाएगा, ठीक है। 2 टाइम्स ऑफ A, मैग्नीट्यूड कितना है भाई, R है वेक्टर का, इस वेक्टर का भी R है, इसका भी R है, तो मैंने यहाँ पर एक ही जगह R लिख दिया। cos थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 डिवाइड बाई 2, तो cos 45 हो जाएगा ये। हाँ सर, तो 2 टाइम्स ऑफ R cos 45 इज 1/√2 इज 1/√2, मानते हो कि नहीं। चलो, मैंने ऊपर √2 मल्टीप्लाई किया, नीचे √2 मल्टीप्लाई किया, ये 2 बन जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारे पास यहाँ से जो रिजल्टेंट निकल कर आएगा बीच से, R डैश वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया है, R डैश वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास आ गया है कितना, R√2। क्या आपको इस बात से कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप अगर डायग्राम ध्यान से देखोगे तो आपको ऑलरेडी एक तीसरा वेक्टर दे दिया गया है OC, ऑलरेडी एक तीसरा वेक्टर दे दिया गया है कि क्या 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 OC। ये देखो, ऑलरेडी एक तीसरा वेक्टर दे दिया गया है, आप ध्यान से देखोगे तो OC, ठीक है ना, जो कहां पर जा रहा है, इसी वेक्टर को ओवरलैप करते हुए जा रहा है। मतलब ये क्या है, 45 डिग्री पर है, यहां से कहां है, 45 डिग्री पर है। ये जो वेक्टर है हमारा, जो इन दोनों वेक्टर के रिजल्टेंट से निकला है, वही 45 डिग्री पर होगा, ठीक है, ओके। तो मतलब R, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, R√2, और इसका नीले वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, R है। तो टोटल इस डायरेक्शन में कितना मैग्नीट्यूड होगा, टोटल दोनों वेक्टर जुड़ जाएंगे। अरे भैया, OC वेक्टर जुड़ जाएगा और R डैश वेक्टर जुड़ जाएगा, है ना। तो हम बोलेंगे OC वेक्टर जुड़ जाएगा प्लस R डैश वेक्टर जुड़ जाएगा, तो कितना आएगा भाई, R√2, मैग्नीट्यूड जोड़ रहे हैं हम, प्लस R, R को हमने कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस √2। बात समझ में आई कि नहीं, आंसर क्या हो गया आपका, 1 प्लस √2R। इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट आया वो ये आया, ठीक है ना, जिसको मैंने R डैश वेक्टर बोला। इसका जो मैग्नीट्यूड था वो कितना आया, R√2 आया, ठीक है ना। और जो OC वेक्टर था उसका खुद का मैग्नीट्यूड कितना था, R था, और दोनों एक ही डायरेक्शन में थे तो जुड़ गए, कितना आया, R प्लस R√2, तो आंसर आ गया 1 प्लस √2R। सिंपल, बहुत सिंपल। हाँ सर बहुत सिंपल। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The resultant of A vector and B vector makes an angle alpha with A vector and beta with B vector. Then alpha is less than beta. Alpha is less than beta if A is less than B. Alpha is less than beta if A is greater than B. And alpha is less than beta if A is equal to B. यहाँ पर कुछ केसेस हैं, बहुत सिंपल हैं, बहुत ही ज़्यादा सिंपल हैं। देखो क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, एक वेक्टर, अरे बहुत पतला है, बहुत पतला है, बहुत पतला है, मोटा करिए सर इसको। चलो, एक वेक्टर है आपका A वेक्टर और एक वेक्टर है आपका B वेक्टर। एक वेक्टर है आपका A वेक्टर और A वेक्टर एक के साथ है आपका B वेक्टर, ठीक है ना। कोई भी रैंडम हमने ले लिया है, ये है आपका B वेक्टर, A वेक्टर। रिजल्टेंट जो है, द रिजल्टेंट ऑफ A वेक्टर एंड B वेक्टर मेक्स एन एंगल अल्फा। अब एक रिजल्टेंट निकाल लो भाई इनके अंदर से, इनके अंदर से एक रिजल्टेंट निकालो। मैंने एक रिजल्टेंट निकाल दिया, ये है हमारा रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है ना। ये अल्फा एंगल बना रहा है A से और बीटा एंगल बना रहा है B से। क्या पूछा गया, क्या अल्फा हमेशा बीटा से छोटा होगा? नहीं, ऐसा तो कभी बोला नहीं गया, ना हमने ऐसा कुछ पढ़ा है। अल्फा बीटा से छोटा होगा जब A का मैग्नीट्यूड B से छोटा होगा। ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब भी आपके A वेक्टर का मैग्नीट्यूड B वेक्टर के मैग्नीट्यूड से ज्यादा होगा तो ये रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा वो A की तरफ झुकने लगेगा, और अगर B वेक्टर का मैग्नीट्यूड A वेक्टर से ज्यादा होगा तो जो रिजल्टेंट होगा वो B वेक्टर की तरफ झुकने लगेगा, ठीक है। यहां पर क्या बोल रहा है कि
इफ अल्फा इज लेस देन बीटा, मतलब ये वाला एंगल छोटा हो जाएगा, ये वाला एंगल बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो रिजल्टेंट है वो झुकने लगेगा किसकी तरफ, ए की तरफ। किसकी तरफ झुकने लगेगा, ए की तरफ झुकने लगेगा। इसका क्या मतलब है, ए का मैग्नीट्यूड बड़ा होना चाहिए बी से, लेकिन यहां पर क्या लिखा है, ए इज लेस देन बी, तो ये भी नहीं हो सकता। फिर नेक्स्ट देखो, अल्फा इज लेस देन बीटा, यानी कि ये एंगल छोटा हो गया, ये एंगल बड़ा हो गया, मतलब आपका जो रिजल्टेंट था वो झुक गया है किसकी तरफ, किसकी तरफ झुक गया है, वो ए की तरफ झुक गया है। मानते हो कि नहीं मानते, हाँ सर कुछ ऐसा हो गया है केस। अब ये बीटा हो गया है आपका और ये अल्फा हो गया, ठीक। तो मैं बोल रहा हूं कि अगर रिजल्टेंट ए की तरफ झुक रहा है, इसका मतलब ये है कि जो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो बड़ा है एज कंपेयर टू बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से। बात समझ में आई, हाँ। तो आंसर क्या हो गया हमारा, सी हो गया। पक्का, चलो वेरी गुड। अगर ए और बी बराबर हो जाएंगे तो एंगल भी बराबर हो जाएंगे। अगर ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड बराबर है तो फिर आपका जो रिजल्टेंट जाता है वो एंगल काटते हुए जाता है, एंगल बाइसेक्टर पे होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, टू फोर्सेस ईच इक्वल टू एफ एक्ट्स एज शोन इन द फिगर, देयर रिजल्टेंट इज। अब देखो इसमें जल्दी जल्दी में गलती क्या होगी, ये 60 डिग्री यहां पर होना चाहिए, ठीक है। इसमें जल्दी जल्दी में आपसे पता है क्या गलती होगी, आप ये करोगे 60 डिग्री का एंगल फटाक से ले लोगे। क्या करोगे, 60 डिग्री का एंगल फटाक से ले लोगे कि नहीं, ले ही लिया होगा, कर ही दिया होगा सॉल्व, अभी तक गलती कर ही दी होगी, पता है मुझे। यहां पर इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच में एंगल 60 डिग्री नहीं है, इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच में एंगल 60 डिग्री नहीं है। आपको टेल से टेल जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, टेल से टेल जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर आप एंगल बता पाओगे। तो मैंने क्या की भैया, पैरेलल शिफ्टिंग करी इस वेक्टर की, और इन दोनों वेक्टर के बीच में क्या हो गया, अब एंगल 120 डिग्री हो गया। याद आया, इस वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करके मैं यहां पर ले आया हूं। अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो और उनके बीच का एंगल 120 डिग्री हो जाए तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी इंडिविजुअल वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर आता है। ये मैंने आपको नोट में पढ़ाया था, नोट लिखवाकर पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था। फॉर्मूला याद है कि नहीं याद है, 2 टाइम्स ऑफ ए कॉस थीटा बाय 2, जब आप रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते थे, ठीक है ना। ओके, यहां पर ए की जगह है एफ और एंगल है 120 डिवाइड बाय 2 यानी कि cos 60, ठीक है ना। तो 2 टाइम्स ऑफ एफ cos 60, cos 60 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ एस एफ cos 60 इज 1/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, एफ। आंसर क्या आ जाएगा, एफ। ये करने की जरूरत आपको होनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि जैसे ही मैंने आपको ये केस समझाया आपको अपना स्पेशल केस याद आना चाहिए और आंसर सीधे एफ मारना चाहिए, ठीक है। चलो वेरी गुड, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। पहला मैं एक आसान तरीका बताऊंगा और उसके बाद आखिरी में जब हम लेक्चर खत्म कर रहे होंगे तब मैं इस पर वापस आऊंगा और इसका एक तरीका और आपको बता दूंगा, ठीक है ना। पहले आसान तरीका समझेंगे, क्या है, कॉमन सेंस से करेंगे क्वेश्चन को। क्या करेंगे भाई, कॉमन सेंस से क्वेश्चन को करेंगे। ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक, ओके सर। नाम देते हैं इसको ए, बी एंड सी, ठीक है। क्या बोला गया है, जो जो बोला है धीरे धीरे करेंगे, ठीक है ना। ओहो, बोला गया है कि ट्राइंगल एबीसी है और वो ट्राइंगल कैसा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है। ए एल बी एम एंड सी एन आर मीडियंस, तो ए से मैंने एक मीडियन बनाई, लो भाई ए एल, फिर बी से बनाई मैंने बी एम और सी से बनाई मैंने सी एन, ठीक है ना। नाम दे दूं मैं इनको ए एल बी एम एंड सी एन, ठीक है ना। 3 मीडियन मैंने बना दी, ओके। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो हम बोल सकते हैं कि ए बी बी सी और ए सी क्या है भाई, बराबर है, ठीक है ना। और यहां पर एंगल कितना आएगा, 60 डिग्री। हर जगह एंगल कितना होगा भाई, 60 डिग्री, ठीक है सर, ओके। अब आगे लिखा है कि फोर्सेस अलोंग BC एंड BA रिप्रेजेंटेड बाय देम विल हैव अ रिजल्टेंट रिप्रेजेंटेड बाय। अब बोला गया है कि अगर एक फोर्स BC के अलोंग हो, एक फोर्स BA के अलोंग हो, एक फोर्स BC के अलोंग हो, एक फोर्स BA के अलोंग हो, तो बताइए उसके रिजल्टेंट के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो मुझे एक चीज तो समझ में आ रही है कि अगर मैं इस BA को एक वेक्टर समझूं और BC को एक वेक्टर समझूं तो मैं बोल सकता हूं कि ये दोनों वेक्टर टेल से टेल जुड़े हुए हैं इस पॉइंट पर, मतलब इनका जो रिजल्टेंट होगा वो इसी कॉमन इंटरसेक्शन से जाने वाला है कि नहीं जाने वाला, बिल्कुल। तो क्या मैं यहाँ पर पैरेललोग्राम लॉ लगा सकता हूँ, बिल्कुल लगा सकते हैं सर।
पैरेललोग्राम लॉ लगा सकता हूं? बिल्कुल लगा सकते हैं सर। अच्छा, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? पैरेललोग्राम कंप्लीट करना पड़ेगा, है ना। मुझे पता है कि रिजल्टेंट कहां से निकलना है, यहीं से निकलना है। रिजल्टेंट कहां से निकलेगा भाई? यहीं से निकलेगा, ठीक है ना। तो मैं इसको थोड़ा सा क्या कर लेता हूं, ठीक है, इस तरीके से अरेंज कर लेता हूं। अच्छा ओके, यहाँ पर हमारा जो मीडियन है, ये वाली जो मीडियन है, इसको थोड़ा करेक्ट करना पड़ेगा मुझे, थोड़ा सा करेक्ट करना पड़ेगा। करेक्ट कर लेता हूँ मैं। वो कहाँ से जाएगी भाई? वो कॉमन इंटरसेक्शन यहाँ से जाएगी, अलोंग दी रिजल्टेंट, ठीक है ना। अब मैं क्या करूँगा? मैं यहाँ पर अपना पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दूंगा। ये लो भैया, मैंने क्या किया? अपना पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेके बी से लेके यहाँ तक, इसको मैं नाम दे दूँ डी पॉइंट। बी से लेके डी पॉइंट तक अगर आप देखो तो आपका रिजल्टेंट बन रहा है। बिल्कुल बन रहा है कि नहीं बन रहा है? हाँ सर। अच्छा, ये जो ट्राइंगल है ACD, ये भी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा, क्योंकि ये पैरेललोग्राम के दोनों अंदर ट्राइंगल आ रहे हैं। तो पैरेललोग्राम के अंदर दो इक्वल ट्राइंगल मिलते हैं हमें, है ना। तो हम बोल सकते हैं जो रिजल्टेंट है हमारा, इसको हमने रिजल्टेंट वेक्टर बोला है। रिजल्टेंट वेक्टर का अगर मैं मैग्नीट्यूड देखूं तो मुझे समझ में आ रहा है कि वो BM का जस्ट डबल है। BM का जस्ट डबल है। अरे भाई, ये जो ट्राइंगल है ACD, ये ट्राइंगल ABC के क्या है? एकदम बराबर है, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल मिलके एक पैरेललोग्राम फॉर्म कर रहे हैं। और पैरेललोग्राम के अंदर जो दो ट्राइंगल होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, एकदम सेम टू सेम। पक्का? क्लियर? हाँ सर। तो हम बोल सकते हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर का अगर आप मैग्नीट्यूड देखोगे, यानी कि B से लेके D तक की लेंथ, तो एक्चुअल में वो BM की ट्वाइस है। क्या है वो? BM की ट्वाइस है। तो हम बोल सकते हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ट्वाइस ऑफ BM होगा। ये एक तरीका है समझने का, ये एक तरीका है कॉमन सेंस का, जिससे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो आप लेक्चर के आखिरी तक जुड़े रहिए। मैं इसका एक बड़ा तरीका बताऊंगा, बड़ा तरीका, मैथमेटिकल तरीका बताऊंगा, उससे आप इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। सर आखिरी में क्यों बता रहे हो? यहीं बता दो ना। अच्छा चलो ठीक, मुझे लगा भाई आप कहीं भाग ना जाइए ना, बोले अरे अरे सर 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 इतना टफ क्वेश्चन दे दिया। टफ कुछ भी नहीं है, टफ कुछ भी नहीं है। चलिए ध्यान से देखिए, एक और इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाता हूँ नया, ताकि आपको सब कुछ नया नया सा लगे, कुछ भी पुराना सा ना लगे। चलो, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है ना। चलिए ABC, सब कुछ वापस बनाना पड़ेगा, है ना। यहां से हमने एक लाइन खींची, लो भैया, एक लाइन ये खींच दी, एक लाइन ये खींच दी, और एक लाइन ये खींच दी। क्या आपको कोई दिक्कत इस बात से? नहीं सर, कोई भी दिक्कत नहीं है। A से L, B से M, C से N। अच्छा, ये एंगल कितना है? 60 डिग्री। ये एंगल कितना है? 60 डिग्री। ध्यान से देखिएगा, हमको BM को इंक्लूड करना है, क्योंकि हमको पता है कि अगर जो रिजल्टेंट निकलेगा वो BM से ही होकर जाने वाला है, क्योंकि AB और BC क्या है भैया? इस पॉइंट पर जुड़े हुए हैं, हम पैरेललोग्राम लॉ लगा चुके हैं। ध्यान से सुनना, ठीक है सर। तो अगर मैं ट्राइंगल BMC कंसिडर करूं, ट्राइंगल BMC कंसिडर करूं, तो मैं बोल सकता हूं sin 60 इज इक्वल टू, ये 60 है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है, हाँ कि ना। ये क्या है? ये 60 है, ये क्या है? परपेंडिकुलर है, और ये हाइपोटेनियस है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं इट इज नथिंग बट BM अपॉन BC। BM अपॉन BC, ये बात आप बिल्कुल ना भूलें कि AB, BC और AC तीनों बराबर है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। चलिए, तो हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं कि BM sin 60 की वैल्यू कितनी है? लिख दूं पहले, √3/2, √3/2 इज इक्वल्स टू BM/BC, ठीक है। इसका मतलब √3 ऑफ BC इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ BM। सही बोला क्या मैंने? यहाँ लिख देता हूँ साइड में, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ लिख देता हूँ। मैंने बोला कि √3 टाइम्स ऑफ BC इज नथिंग बट ट्वाइस ऑफ BM। ये बोल सकते हैं क्या हम? हाँ सर, बिल्कुल बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हो, ठीक है। अब यार एक बात बोलो, एक बात सुनो, हमको बोला गया है कि ये क्या है? BC एक वेक्टर है और BA भी एक वेक्टर है, ठीक है ना। इन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होगा। अरे इन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होगा। देखो, BC और किसका? AB का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। तो क्या हम रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं? क्या हम रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं? हाँ सर, बिल्कुल निकाल सकते हैं। मान लिया हमने कि हमारा जो रिजल्टेंट है वो यहां से निकल गया, ये हमारा रिजल्टेंट है, ठीक है ना। चलो, तो हम क्या कर रहे हैं? रिजल्टेंट का आगे भी बढ़ा सकता हूं, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं, ध्यान से देखना। इज इक्वल टू अंडर रूट AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर
प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी इंटू बी सी, और एंगल कितना है इनके बीच में 60 डिग्री का, है ना, तो ये हो जाएगा cos 60। ओके सर, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज नथिंग बट अंडर रूट। अब ध्यान से देखो, ए बी और बी सी का तो मैग्नीट्यूड बराबर है, ए बी और बी सी का मैग्नीट्यूड तो बराबर है, तो क्या मैं ए बी की जगह बी सी लिख सकता हूं? बिल्कुल सर, बी सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ बी सी का होल स्क्वायर। और cos 60 कितना होता है? cos 60 होता है 1/2, 2 से ये 2 कट गया, कितने टाइम्स बी सी हो गया? बी सी का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर, यानी कि 3 टाइम्स ऑफ बी सी का स्क्वायर। ओके सर, रूट के अंदर 3 टाइम्स ऑफ बी सी का स्क्वायर, इसका मतलब √3 बी सी लिख सकते हैं क्या हम? हाँ सर। तो अगर एक वेक्टर BC है, एक वेक्टर BA है, जिनका मैग्नीट्यूड बराबर है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल की दो साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इनके कॉमन इंटरसेक्शन से जो रिजल्टेंट निकल रहा है उसका मैग्नीट्यूड है √3 BC। लेकिन √3 BC किसके बराबर है? √3 BC तो ट्वाइस ऑफ BM के बराबर है। ओहो, है ना। एंड वी नो दैट √3 टाइम्स ऑफ BC इज नथिंग बट ट्वाइस ऑफ BM, इसलिए बोल रहे हैं कि यहां पर आंसर क्या होगा? ट्वाइस ऑफ BM। समझे? यह है मैथमेटिकल तरीका समझने का, लेकिन मेरे हिसाब से ये तरीका सही नहीं है, ये तरीका एकदम परफेक्ट है अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज है हमारे पैरेललोग्राम के बारे में तो। ठीक है, पक्का? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट सी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। वाह, क्या बोला इसने भाई? इसने बोला है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज नथिंग बट सी वेक्टर। तो इनमें से कौन से ऑप्शन सही है? सी वेक्टर इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए वेक्टर, सी वेक्टर इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए वेक्टर। अच्छा, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है क्या? चेक करते हैं। देखो, मान लीजिए एक वेक्टर है ए वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड है 3, और एक वेक्टर है बी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड है 4। ठीक है ना? ओके। अगर मैं बात करूं रिजल्टेंट वेक्टर यानी कि सी वेक्टर की, अगर मैं बात करूं रिजल्टेंट वेक्टर यानी कि सी वेक्टर की, इसका मैग्नीट्यूड मिनिमम कितना हो सकता है? 4 - 3 यानी कि 1। ओके, मैक्सिमम कितना हो सकता है? 4 + 3 यानी कि 7। सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम कितना हो सकता है? 7, मिनिमम कितना हो सकता है? 1। तो अगर सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 7 हो गया तो क्या वो ए वेक्टर से बड़ा नहीं हो गया? हो गया। अरे मेरे भाई, मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि सी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसकी वैल्यू 1 से लेके 7 तक कुछ भी हो सकती है। 1 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है। अगर मान लो सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड की वैल्यू 2 है तो भैया वो तो ए के मैग्नीट्यूड से कम है। अगर सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड की वैल्यू 1 है तो वो ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड से कम है। बट अगर सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो 7 हो गया तो भैया वो तो ए वेक्टर से बड़ा हो जाएगा ना। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो ऑलवेज लिखना यहां सही नहीं है, ऑलवेज लिखना सही नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ऑलवेज लिखना सही नहीं है, इसलिए मैं इसको सही नहीं मानता। इट इज पॉसिबल टू हैव मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर लेस देन ए वेक्टर। मैंने अभी आपको बताया कि अगर सी वेक्टर का इफ मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर 1 निकला, हो सकता है ना? बिल्कुल हो सकता है। तो ये क्या है? इट इज लेस देन द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 3, देखो, तो बिल्कुल हो सकता है। इट इज पॉसिबल टू हैव मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर लेस देन ए वेक्टर एंड सी वेक्टर लेस देन बी वेक्टर। बिल्कुल, अगर मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर 1 है तो ऑब्वियसली वो बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से कम ही आ रहा है, 4 से कम ही तो है। हाँ सर, ठीक है, ओके ओके ओके, मतलब ये ऑप्शन एकदम सही है। अच्छा, सी वेक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। सी वेक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, मतलब क्या ये मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है? अगर मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है तो ऐसा बोलना सही नहीं है। ये नेवर इक्वल टू, ये तो ऑप्शन बिल्कुल अजीब से लग रहा है मुझे, तो ये ऑप्शन समझ नहीं आया। ठीक है ना? मुझे ये ऑप्शन एकदम समझ में आया, तो आंसर यही होना चाहिए। क्लियर? पक्का? 100%? हाँ सर, 100%। चलो बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन था। विच पेयर ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेज विल नेवर गिव रिजल्टेंट फोर्स ऑफ 2 न्यूटन? ऑफ कंसेप्चुअल क्वेश्चन। इनमें से कौन से सेट ऑफ फोर्सेज हैं जो कभी भी 2 न्यूटन का रिजल्टेंट नहीं देंगे? अच्छा, यहां पर बताओ, रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसकी रेंज क्या होगी? 2 + 2 4 एंड 2 - 2 0। ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहां पर कितना होगा? क्या रेंज होगी इसकी? 1 + 1 2, 1 - 1 0। रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड की रेंज यहां पर क्या होगी? 3 में से 1 गए 2 और 3 और 1 4। ठीक है, और यहाँ पर रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड की रेंज क्या होगी? तो यहाँ पर होगी 4 में से 1 गए 3, 4 और 1
5। मानते हो कि नहीं मानते? हाँ। अब वो क्या बोल रहा है, विच पेयर ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस विल नेवर गिव रिजल्टेंट 2 न्यूटन के बराबर। अच्छा, यहां पर रिजल्टेंट की वैल्यू 0 से 4 हो सकती है, तो ये ऑप्शन तो नहीं हुई, मतलब ये ऑप्शन हम कंसिडर नहीं कर सकते, ये ऑप्शन हम कंसिडर नहीं कर सकते। ठीक है, यहां पर अगर हम देखेंगे तो रिजल्टेंट की वैल्यू 2 हो सकती है, 0 हो सकती है, तो ये ऑप्शन भी हम कंसिडर नहीं करेंगे। अच्छा, यहां पर अगर हम देखेंगे तो रिजल्टेंट की वैल्यू 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, तो ये ऑप्शन भी हम कंसिडर नहीं करेंगे। यहां पर अगर आप देखो तो रिजल्टेंट की मिनिमम वैल्यू 3 होगी और उससे ऊपर 5 होगी, 3 से 5 के बीच में होगी, 2 नहीं हो सकती, तो आंसर क्या हो गया आपका डी। ये जो सेट ऑफ फोर्स है ये कभी भी आपको रिजल्टेंट क्या नहीं देंगे, 2 न्यूटन नहीं देंगे। बढ़िया, नेक्स्ट, a car covers 20 meter along east, then 30 meter along north, then 33 along southwest direction. Find the displacement with respect to initial position. अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको ठंडे दिमाग से हम आखिरी में समझेंगे, ठीक है ना, ठंडे दिमाग से आखिरी में समझेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। एड वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बाय ट्राइंगल ऑन द फॉलोइंग केसेस। अरे पैरेलल शिफ्टिंग करो, ऐड करो, पैरेलल शिफ्टिंग करो, ऐड करो, पैरेलल शिफ्टिंग करो, ऐड करो। ये जो वेक्टर है इसको पैरेलल शिफ्ट करके कहाँ लाओगे, ट्राइंगल लॉ बोला है, तो आप एक वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल रखोगे, मतलब आप इसे शिफ्ट करोगे और इधर लेकर आओगे, ठीक है ना, दिस इज योर बी वेक्टर। अच्छा, इधर चलते हैं, ये ए वेक्टर है, ए वेक्टर के हेड पे बी वेक्टर का टेल आना चाहिए। अरे भैया मैंने आपको समझाया था ना कि ये जो वेक्टर है ये ट्राइंगल की 2 एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट करेंगे और इस तरीके से हम इनको अरेंज करेंगे कि ये सेम ऑर्डर में बैठे। तो ये सेम ऑर्डर में है, देखो ये सेम ऑर्डर में है, ठीक है ना, और ए वेक्टर के हेड पे बी वेक्टर का टेल है। यहां पर आइए भाई, ए वेक्टर का हेड यहां खत्म हो रहा है, बी वेक्टर को यहां पर जोड़ दीजिए लाकर, कैसे, पैरेलल शिफ्ट करके। ए के हेड पे बी का टेल आ गया, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर आप क्या करोगे, ए वेक्टर ये है, ए वेक्टर के हेड पे बी वेक्टर का आपको टेल चाहिए, है ना। चलो यहां पर आप इसको पैरेलल शिफ्ट करके ये ले आए, सेम ऑर्डर है ना, ये देखो सेम ऑर्डर, ठीक है ना। जो मैं रेड से बना रहा हूं वो बी वेक्टर, याद रखिएगा। चलो भाई, ए वेक्टर बी वेक्टर, ट्राइंगल लॉ बोला है ना, पैरेललोग्राम लॉ बोला होता तो सही था, इसी तरीके से हम जोड़ देते, रिजल्टेंट बीच से कहीं से आ जाता, लेकिन हमको ट्राइंगल लॉ बोल रहा है तो ए वेक्टर के हेड पे बी वेक्टर का टेल रखना पड़ेगा, इसको पैरेलली शिफ्ट करो और यहां पर क्या बना दो, ये आपका बी वेक्टर बन गया। सिंपल, अरे बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। बी वेक्टर, ठीक है, कहाँ गया बी वेक्टर, कहाँ गया बी वेक्टर एंड बी वेक्टर, एंड दिस इज योर बी वेक्टर, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द गिवन वेक्टर्स विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। अच्छा देखते हैं, देखो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर, ऐसा सही लिखा है क्या, देखते हैं। दिस इज ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इसको हम क्या बोल सकते हैं, ए वेक्टर। अच्छा, इसके हेड पर सी वेक्टर का टेल रखा हुआ है, तो ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर, और ये होनी चाहिए सेम ऑर्डर बट अपोजिट डायरेक्शन में लिखा हुआ है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर। बी वेक्टर हमारा यहाँ पर रिजल्टेंट हो गया। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने ये बोला कि ए वेक्टर है, ए वेक्टर है, ए वेक्टर के हेड पे दूसरा वेक्टर का टेल रखा हुआ है, तो मतलब ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर हो गया, ये देखो ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर हो गया, ठीक है ना। अच्छा ध्यान से देखना, अगर इस तरीके से बना होता तीसरा वेक्टर तो हम बोलते भैया ये रिजल्टेंट नहीं है, ये रिजल्टेंट नहीं है, रिजल्टेंट की डायरेक्शन तो अपोजिट ऑर्डर में होनी चाहिए, रिजल्टेंट की डायरेक्शन तो अपोजिट ऑर्डर में होनी चाहिए ऐसी। तो देखो बी वेक्टर की डायरेक्शन वही है कि नहीं, अरे वाह, बी वेक्टर की डायरेक्शन वही है, हाँ, तो हम बोल सकते हैं कि ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज नथिंग बट इक्वल टू बी वेक्टर। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है भाई, ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर। क्लियर, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ फोर्सेस कैन नॉट प्रोड्यूस द रिजल्टेंट ऑफ 2 न्यूटन। अच्छा, वही सेम केस, क्या करना है हमको, रेंज निकालनी है। ये रिजल्टेंट वेक्टर है, इसकी जो रेंज होगी ये क्या होगी, 4 और 2 6 न्यूटन, है ना, 4 में से 2 गए 2 न्यूटन। यहाँ पर रिजल्टेंट वेक्टर के जो मैग्नीट्यूड है उसकी रेंज क्या होगी, 3 और 1 4 न्यूटन, और 3 में से 1 गए तो 2 न्यूटन। यहाँ पर रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड की रेंज क्या होगी, तो 10 और 5 15 न्यूटन, 10 में से 5 गए 5 न्यूटन। ओके, यहाँ पर रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड की रेंज क्या होगी, तो 10 और 11 11 और 10 21 न्यूटन, और 11 में से 10 गए तो 1 न्यूटन। क्या बोल रहा है, इनमें से कौन आपको 2 न्यूटन का रिजल्टेंट नहीं दे सकता। देखो ये तो दे सकता है ना, देखो ना 2 है, ये भी दे सकता है
है ना, ये 1 न्यूटन है, इसके ऊपर दे सकता है, ये नहीं दे सकता। यहाँ पर रिजल्टेंट की वैल्यू 5 से 15 के बीच में लाई करेगी, तो हमारा आंसर क्या है, सी। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ फोर्सेस कैन नॉट प्रोड्यूस जीरो रिजल्टेंट, कैन नॉट प्रोड्यूस जीरो रिजल्टेंट। अब यहाँ पर एक नोट पॉइंट मैं आपको लिख कर दूंगा कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिले कि पूछे भैया ये 3 वेक्टर्स आपको दिए गए हैं, क्या इनसे कभी भी रिजल्टेंट जीरो आ सकता है कि नहीं, तो यहाँ पर आप एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखेंगे कि अगर तीसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड a प्लस बी से के बराबर या उससे कम हो, या a माइनस बी के बराबर या उससे ज़्यादा हो, तो ही आपका रिजल्टेंट जीरो हो पाएगा, नहीं तो रिजल्टेंट नहीं हो पाएगा जीरो। क्या बोला मैंने ये बोला कि अगर तीसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड दो इंडिविजुअल वेक्टर के मैग्नीट्यूड के सम के बराबर या उससे कम हो, या दो इंडिविजुअल वेक्टर के मैग्नीट्यूड के डिफरेंस के बराबर या उससे ज़्यादा हो, तो ही आपके 3 वेक्टर का रिजल्टेंट जीरो आ सकता है। चलिए देखते हैं। यहां पर देखिए 1.5 और 2.5 और 1 अगर आप करोगे कितना होगा, 3.5 मतलब 4। यहां पर अगर आप देखोगे तो सी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है क्या वो लाई कर रहा है, देखते हैं। 3.5 और 1 नहीं 3.5 नहीं, 2.5 और 1 कितना हुआ, 3.5 4, ठीक है, तो ये हो गया 4। और अगर 2.5 में से 1.5 गए तो कितना बचा, 1 नहीं, अरे भैया 1.5 में 1 जोड़ गए तो 2.5 बन जाएगा ना, ठीक है सर। तो यहां पर जो सी वेक्टर की मैग्नीट्यूड है वो 4 से 1 के बीच में लाए करना चाहिए, तो लाए कर रहा है, तो यहां पर आपको मैग्नीट्यूड जीरो मिल सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा केस देखते हैं। दूसरे वाले केस में देखते हैं जरा, सी वेक्टर की वैल्यू दी गई है 4, ठीक है ना, 5 और 3 कितना हुआ, 8, और 5 में से 3 गया तो कितना हुआ, 2। क्या सी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है 4 वो 8 और 2 के बीच में लाए कर रहा है, तो यहाँ रिजल्टेंट जीरो हो सकता है। तीसरा केस देखते हैं, ठीक है, क्या सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो कि 24 है, क्या वो 15 और 10 25, और 15 में से 10 गया तो कितना बचा, 5। 25 और 5 के बीच में लाए कर रहा है, 24 है, हो सकता है यहाँ भी रिजल्टेंट क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। अब भैया 4 में से 3 जगह रिजल्टेंट जीरो हो सकता है, तो आंसर ऑब्वियस सी बात है क्या है आपका, डी है। ये आपका क्या है भाई, आंसर है। चेक कर लीजिए ना, चेक कर लो, यहाँ पर सी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है और वो कितना है, 10 है। सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, 10 है, ठीक है। 20 और 5 किया तो मैंने कितना आया, 25 आया। 20 में से 5 गया तो कितना आया, 15 आया। क्या सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 15 और 25 के बीच में लाया कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो यहां पर रिजल्टेंट जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। आप इस चीज को याद रखोगे। अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, कैन नॉट प्रोड्यूस जीरो रिजल्टेंट, ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको ये नोट याद रखना है। क्लियर, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, फ्रॉम द फिगर द करेक्ट रिलेशन इज, डायग्राम से आपको करेक्ट रिलेशन फाइंड आउट करना है। पहला देखते हैं, a प्लस बी प्लस ई वेक्टर इज इक्वल टू 0। ये a वेक्टर, ये b वेक्टर, ये e वेक्टर, देखो a वेक्टर है ना, और इसी के हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल रखा है, ये हुआ b वेक्टर, है ना। और यहाँ पर अगर रिजल्टेंट होता तो इसकी डायरेक्शन अपोजिट होती, बट यहाँ पर क्या कर दिया है, तीसरा वेक्टर आपको ये दे दिया गया है। मतलब यहाँ पर क्या कंप्लीट हो गया, क्लोज्ड लूप। यहाँ पर क्या बन गया है भाई, क्लोज्ड लूप बन गया है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज, जब हम पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ रहे थे, यहाँ पर जो बच्चे देख रहे होंगे डीपीपी, उनको समझ में आएगा कि डीपीपी की सोल्यूशन को देखना भी क्यों जरूरी है। क्योंकि सर एक दो चीजें और एक्स्ट्रा बता देते हैं डीपीपी के सोल्यूशन में। जब हम पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि जब आप 2 से ज्यादा वेक्टर को जोड़ोगे तो क्या होता है, कैसे जोड़ते हो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर इज इक्वल टू रिजल्टेंट वेक्टर आता है। अगर ये सारे वेक्टर मिलकर एक दूसरे से जुड़कर क्या बना ले, क्लोज्ड लूप बना ले। क्या बना ले, अगर ये सारे वेक्टर्स जुड़कर एक दूसरे से क्लोज्ड लूप बना ले, जैसे कि यहां बन गया है क्लोज्ड लूप, ये देखो क्लोज्ड लूप सेम ऑर्डर में, ये सेम ऑर्डर है ना, ये देखो सेम ऑर्डर है, यहां से चले सेम ऑर्डर फॉलो हो रहा है, सेम ऑर्डर में चल के क्लोज लूप बना ले, तो आप बोलोगे कि रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 0 है। रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो 0 है। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ सर समझ में आ गई। तो आप यहां पर देखिए, ए वेक्टर, बी वेक्टर और ई वेक्टर मिलकर क्या बना रहे हैं, एक क्लोज लूप बना रहे हैं, इसलिए यहां पर ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्लियर? दूसरा ऑप्शन, सी वेक्टर माइनस डी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए वेक्टर। अच्छा, सी वेक्टर डी वेक्टर कहाँ है भाई, ये दिस इज सी वेक्टर, दिस इज डी वेक्टर। चलो ध्यान से देखेंगे,
ए वेक्टर के हेड पर सी वेक्टर का टेल है, ठीक है ना। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, बहुत प्यार से समझा रहा हूं मैं, इतनी डिटेल में आगे जाके समझाऊंगा नहीं आपको। ए वेक्टर, ठीक है ना, ए वेक्टर के हेड पे सी वेक्टर का टेल रखा हुआ है, ये ऑर्डर ऐसा चल रहा है, ठीक है ना। अगर आप देखोगे तो रिजल्टेंट को ऐसा आना चाहिए, अगर रिजल्टेंट ऐसा आ गया, डी वेक्टर अगर ऐसा आ गया तो हम इसको बोल सकते हैं ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू डी वेक्टर, ऐसा बोल सकते हैं। क्या हुआ है यहाँ पर ऐसा? हाँ बिल्कुल हुआ है। देखो डी वेक्टर की डायरेक्शन यही है, अगर डी वेक्टर की डायरेक्शन ये हो जाती तो यहाँ भी क्या बन जाता? क्लोज लूप बन जाता, तो हम बोलते ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर इज इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ, डी वेक्टर की डायरेक्शन अपोजिट ऑर्डर में है, इस ऑर्डर में हम चल रहे थे, डी वेक्टर इस ऑर्डर में चल रहा है, ठीक है। तो इसमें हम बोल सकते हैं ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू डी वेक्टर, यानी कि डी वेक्टर आपका एक रिजल्टेंट बन गया है। अच्छा, लेकिन यहाँ कैसे लिखा है सर? ये देखो, सी वेक्टर माइनस डी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए वेक्टर, तो इसको थोड़ा इधर उधर ले जाओ ना। लो भैया, सी वेक्टर को इधर ही रहने दो, माइनस डी वेक्टर इधर कर लो, ये माइनस ऑफ ए वेक्टर बन जाएगा। क्या बन गया ना? तो मतलब दूसरा ऑप्शन भी क्या एकदम सही है। क्लियर? पक्का? ओके, आगे देखिए, बी वेक्टर प्लस ई वेक्टर माइनस सी वेक्टर इज इक्वल टू डी वेक्टर। ये क्या बोल दिया भाई? ये क्या बोल दिया? हमको ये पता है कि ए वेक्टर किसके बराबर है? सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर के बराबर, ये बात याद रखिएगा। चलो तीसरा ऑप्शन है बी वेक्टर प्लस ई वेक्टर माइनस सी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस डी वेक्टर। अब देखिए ध्यान से इस ऑप्शन को देखिएगा, इसमें हम लिख सकते हैं क्या कि बी वेक्टर प्लस ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए वेक्टर, ऐसा लिख सकते हैं क्या? है ना, माइनस ऑफ ए वेक्टर किसके बराबर है? सी वेक्टर माइनस डी वेक्टर के बराबर, बिल्कुल। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो? बी वेक्टर प्लस ई वेक्टर माइनस ऑफ ए वेक्टर किसके बराबर है? सी वेक्टर माइनस डी वेक्टर के, सी वेक्टर माइनस डी वेक्टर के, ठीक है ना। सी को इधर ले जाओ, मैं यहाँ कंटिन्यू कर रहा हूँ, देखना, बी वेक्टर प्लस ई वेक्टर, क्या करो? सी को इधर ले जाओ, तो माइनस ऑफ सी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी वेक्टर। क्या यही पूछा है? आंसर सही। तो मतलब सारे आंसर एकदम करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव इज योर आंसर। बढ़िया क्वेश्चन था, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, धीरे धीरे इसलिए कराया है समझा समझा के कि भाई अभी अभी सीख कराए हैं, एकदम से फटफड़ा के चलेंगे आगे तो भैया हो सकता है कि छूट जाए कुछ चीज, ठीक है। बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 कोप्लेनर फोर्सेस ईच इक्वल टू 10 न्यूटन एक्ट ऑन अ बॉडी, each force makes angle pi by 50 with the preceding force, what is the resultant of the forces? अच्छा, अब देखो, मान लीजिए ये एक फोर्स है, ठीक है ना, इससे पाई बाय 50 दूर, इससे पाई बाय 50 दूर एक और फोर्स लग रहा है, अरे, इससे पाई बाय 50 दूर एक फोर्स और लग रहा है, इससे पाई बाय 50 दूर एक फोर्स और लग रहा है, इससे पाई बाय 50 दूर एक फोर्स और लग रहा है, सबके बीच में एंगल कितना है? पाई बाय 50 ऐसा एंगल है, ठीक है ना। 100 कोप्लेनर फोर्सेस है, ऐसे आप कितने फोर्सेस लगाओगे? 100 कोप्लेनर फोर्सेस लगाएंगे, ठीक है। तो मैंने बोला कि भैया अगर ऐसे 100 फोर्सेस है तो मैं देख तो लूं कि कहीं पूरा एंगल, तो पूरा सर्कल तो कंप्लीट नहीं हो रहा, देख तो ले कितना एंगल बन रहा है टोटल। तो टोटल एंगल निकालेंगे हम, टोटल एंगल कैसे निकलेगा भाइयों? 100 फोर्सेस हैं और दो फोर्सेस के बीच में कितना एंगल है? पाई बाय 50 का, है ना। तो 50 इंटू 2 कितना आ गया? 2 पाई, मतलब टोटल एंगल कवर्ड कितना आ जाएगा? 2 पाई। इसका क्या मतलब है, क्या समझे इससे? मैं ये समझा सर, एक फोर्स ऐसा आ जाएगा, एक फोर्स ऐसा आ जाएगा, फिर एक फोर्स ऐसा आ जाएगा, फिर एक फोर्स ऐसा, फिर एक फोर्स ऐसा, फिर एक फोर्स ऐसा, फिर एक फोर्स ऐसा, ऐसे करके पूरे 100 फोर्सेस आ जाएंगे और ये पूरे मिलकर कितना एंगल कवर करेंगे भैया? कितना एंगल बना देंगे? ये पूरा एंगल कितना बन जाएगा? 2 पाई, यानी कि 360 डिग्री। समझे कि नहीं समझे? इसका क्या मतलब हुआ? इसका यह मतलब हुआ कि हर फोर्स के अपोजिट एक फोर्स बैठा हुआ है उसको काटने के लिए। अरे भैया इस फोर्स के अपोजिट एक फोर्स बैठेगा, इस फोर्स के अपोजिट एक फोर्स बैठेगा, इस फोर्स के अपोजिट एक फोर्स बैठेगा, सारे फोर्सेस को काटने के लिए उसके अपोजिट एक फोर्स बैठा हुआ है जो उतने ही मैग्नीट्यूड का है बट डायरेक्शन में अपोजिट है। अरे भैया देखो ना, इसको काटने के लिए ये फोर्स बैठा है, मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है। 100 कोप्लेनर फोर्सेस बोले ना, ईच इक्वल टू 10 न्यूटन, सबका मैग्नीट्यूड सेम है। डायरेक्शन देखो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगी, तो ये इसको काट देगा, ये इसको काट देगा, ये इसको काट देगा, ऐसे करके जितने भी फोर्सेस होंगे वो क्या करेंगे? एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा? 0। रिजल्टेंट कितना आ जाएगा? 0। बात समझ में आई? हाँ सर, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट,
टू इक्वल फोर्सेज आर एक्टिंग एट अ पॉइंट विद एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ओके, इक्वल फोर्सेज बोला है, मैग्नीट्यूड सेम है, एंगल कितना है 60 डिग्री। इफ द रिजल्टेंट फोर्सेज, चलो ठीक है, हो गया, समझ में आ गया। यहां पर रिजल्टेंट जो है उसका मैग्नीट्यूड आपको दिया गया है 40√3 न्यूटन, है ना। आपको ईच फोर्स का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। ठीक, चलो भैया, रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का जो फॉर्मूला है वो क्या है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ab कॉस एंगल कितना दिया है 60 डिग्री। चलो, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है 40√3, है ना, 40√3 इज इक्वल्स टू अंडर रूट। भैया मान लिया दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड f है, बराबर है ना, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने f का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ f का स्क्वायर cos 60 की वैल्यू 1/2। ठीक है ना, 2 से ये 2 कट गया, कितना आएगा, √3 ऑफ f आएगा। हाँ सर, तो ये हो जाएगा 40√3, √3 से √3 कट जाएगा, तो f की वैल्यू आ जाएगी 40 न्यूटन। f की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 न्यूटन। आप इससे भी समझ सकते थे कि अगर मान लीजिए दो फोर्सेस हैं, एक फोर्स है F, दूसरा फोर्स है F, ठीक है ना, और अगर उनका रिजल्टेंट है, जो उनका रिजल्टेंट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड अगर f√3 है, तो ये बात पक्की है कि इनके बीच का एंगल 60 डिग्री होगा। ये बात पक्की है कि इनके बीच का एंगल 60 डिग्री होगा। कैसे, देखो, रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का एक फॉर्मूला है हमारे पास, 2a cos θ/2, याद है। रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है 40√3, ठीक है ना, ट्वाइस, एक का हमको निकालना है, एक का हमको क्या करना है, निकालना है। ठीक है, चलो, एंगल दिया हुआ है कितना, cos 60/2, ये कितना हो जाएगा cos 30, है ना, यही लिख देता हूँ, ये हो जाएगा cos 30। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है 2 टाइम्स ऑफ f, ये हो जाएगी √3/2, 2 से 2 कट जाएगा, 40√3, √3 से √3 कट जाएगा, f की वैल्यू 40 आ जाएगी। यहाँ से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। चलिए भाई, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, इसको याद रखना कि जब भी दो फोर्सेस या दो वेक्टर्स आपको दिए जाएं जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो और रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड f√3 हो, यानी कि इनका मैग्नीट्यूड इंटू √3 हो, तो आप समझ जाना कि दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 16th क्वेश्चन। इफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू a वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू b वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मतलब a वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, b वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, रिजल्टेंट का भी वही मैग्नीट्यूड आ रहा है, रिजल्टेंट का भी वही मैग्नीट्यूड आ रहा है, तो बताइए एंगल कितना होगा। याद करो, क्या एंगल 120 डिग्री होगा, सीधे सीधे मैंने आपको बताया था याद करने के लिए। लेक्चर में आप देखना, इसी के पिछले लेक्चर में आप देखेंगे तो आपको नोट दिखेगा, उस नोट पे मैंने आपको ये चीज़ पढ़ाई हुई है, ठीक है ना, प्लीज़ जाके ध्यान से देखिएगा। अब चलते हैं हमारे एक अच्छे क्वेश्चन पर। कहाँ गया, ये है वो क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में मैंने स्टार मार्क इसलिए लगाया क्योंकि ये क्वेश्चन आपको तब और अच्छे से समझ में आएगा जब आप रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर देख लेंगे, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर देख लेंगे, कार्टेशियन कंपोनेंट समझ जाएंगे, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा ये क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आ गया है तो हम इसे डील कर लेते हैं, ध्यान से समझेंगे क्या हो रहा है क्वेश्चन में। देखो, पहले ये बोला गया है कार कवर्स 20 मीटर अलॉन्ग ईस्ट, ये डायरेक्शन बना लेते हैं, ये है हमारी ईस्ट डायरेक्शन। चलो भाई, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, है ना। हाँ सर, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ, ठीक है, ओके सर। क्या बोला है कि 20 मीटर ईस्ट चले हैं, यानी 20 मीटर ईस्ट चले हैं, मतलब मैं क्या इसको आई कैप बोल सकता हूँ, इसको माइनस ऑफ आई कैप बोल सकता हूँ, क्या मैं इसको जे कैप बोल सकता हूँ, क्या मैं इसको के कैप बोल माइनस ऑफ जे कैप बोल सकता हूँ। ये जे कैप है, माइनस ऑफ जे कैप है, बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता, बिल्कुल बोल सकते हैं सर, ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि इस डायरेक्शन में वेक्टर फॉर्म में आप इसको कैसे डिफाइन करोगे, ये तो मैग्नीट्यूड है वेक्टर का, मैग्नीट्यूड है। किसी भी वेक्टर को अगर आपको डिफाइन करना हो तो वेक्टर को डिफाइन करने के लिए आपको चाहिए उसका मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन। याद आया, अगर आप ए वेक्टर को रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो आप उसका मैग्नीट्यूड लिखो, साथ ही साथ उसका यूनिट वेक्टर लिखो, जिस डायरेक्शन में जा रहा है उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर लिखो, ठीक है। तो हम ईस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ईस्ट डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर क्या है, आई कैप, मैग्नीट्यूड कितना है 20, तो हम वेक्टर फॉर्म में क्या लिख सकते हैं 20 आई कैप लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए, 20 मीटर चलने के बाद 30 मीटर अलोंग नॉर्थ बोला है, नॉर्थ डायरेक्शन को क्या बोलते हो आप, नॉर्थ डायरेक्शन को क्या आप अपने यूनिट वेक्टर जे से रिप्रेजेंट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। तो मतलब हम 30 मीटर चल रहे हैं तो हमारे पास इस डायरेक्शन में 30 मीटर का मैग्नीट्यूड है,
उसका डायरेक्शन भी है, हाँ सर जे कैप उसका डायरेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ से मैं 30 मीटर ऊपर चला जाता हूँ, ये मैं 30 मीटर ऊपर चला गया, किस डायरेक्शन में गया, जे कैप के डायरेक्शन में गया। तो मैग्नीट्यूड तो है वेक्टर का हमारे पास और उसकी डायरेक्शन भी है जे कैप, तो मैंने वेक्टर फॉर्म में इसको लिख दिया 30 जे कैप। बहुत ध्यान से समझना, नहीं समझ में आएगा तो आगे जाके रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर हम पढ़ेंगे, वहां पर और अच्छे से ये चीज क्लियर हो जाएगी, टेंशन मत लेना, ठीक है। तो ये हो गया 20 आई कैप, ये हो गया 30 जे कैप। आगे क्या बोला है, आगे बोला है देन 30√2 अलोंग साउथ वेस्ट डायरेक्शन। साउथ वेस्ट डायरेक्शन ये होती है, जब आपको साउथ वेस्ट बोले तो आप ये मानकर चलना कि यहां से भी 45 डिग्री होगा और यहां से भी 45 डिग्री होगा, नहीं तो आपको वो एंगल खुद बताता। यहाँ उसने कुछ नहीं बोला, सिर्फ साउथ वेस्ट बोला है, मतलब यहां से भी 45, यहां से भी 45, ठीक है ना। चलिए अब दिक्कत यह आएगी कि भैया हमने यहां पर तो वेक्टर फॉर्म में लिख लिया, यहां तो वेक्टर फॉर्म में लिख लिया, अब हम इसको कैसे वेक्टर फॉर्म में लिखें, 30√2 को कैसे वेक्टर फॉर्म में लिखें। 30√2 आपको क्या दे दिया है, मैग्नीट्यूड दे दिया है, ठीक है। ध्यान से सुनना, बहुत प्यार से सुनना। यहां से साउथ वेस्ट डायरेक्शन यही है, ये देखो ना, यही है साउथ वेस्ट डायरेक्शन, हाँ तो ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन यही है। लो भैया ये आपकी साउथ वेस्ट डायरेक्शन होगी, ध्यान से सुनना। चलो और लंबा बना देता हूं मैं इसको। चलिए तो 30√2 आपके पास मैग्नीट्यूड है, इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। मैं ये बोल सकता हूं क्या कि अगर कोई भी पार्टिकल है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसका मतलब ये है कि वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, हाँ कि ना। मतलब वो x में भी जा रहा है, वो y में भी जा रहा है, ये नेगेटिव ऑफ x है, ये नेगेटिव ऑफ y है, देखो ना, माइनस ऑफ i माइनस ऑफ j, क्लियर है। अगर कोई पार्टिकल इस डायरेक्शन में चल रहा है, इसका मतलब ये है कि वो x में भी ट्रेवल कर रहा है, y में भी ट्रेवल कर रहा है, क्लियर है, ओके। इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आप निकाल सकते हो, अगर इसकी वैल्यू 30√2 है, ये देखो 30√2 है, इसका एक कंपोनेंट आप इस डायरेक्शन में निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। 30√2 cos 45, हमने ये एंगल माना है, ठीक। और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना आएगा, 30√2 sin 45, ठीक है। मतलब आपको इस वेक्टर का एक कंपोनेंट ये मिल गया, एक कंपोनेंट ये मिल गया, ठीक है। इस डायरेक्शन को आप आई कैप से बताते हो लेकिन नेगेटिव वाले, इस डायरेक्शन को आप जे कैप से बताते हो लेकिन नेगेटिव वाले, समझ रहे हो। तो अगर मैं चाहूं तो मैं इस वेक्टर को तोड़कर दो कंपोनेंट में लिख सकता हूं, एक है 30√2 cos 45 और 30√2 sin 45। मानते हो कि नहीं मानते, हाँ सर मानते हैं। चलो शुरुआत करी हमने इस वेक्टर से, फिर हम चले इतना वेक्टर, और अब हम लिख रहे हैं इसको तोड़कर इसके कंपोनेंट में। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है सर। तो पहला वेक्टर हो गया हमारा r1 वेक्टर 20 आई कैप के बराबर, दूसरा हो गया हमारा r2 वेक्टर 30 जे के बराबर, पॉजिटिव है ना, हाँ सर, ठीक है। r3 वेक्टर अब हम लिखने जा रहे हैं, कैसे लिखेंगे देखो, 30√2 cos 45 नेगेटिव x डायरेक्शन में, नेगेटिव x डायरेक्शन के लिए आप क्या देते हो, माइनस आई कैप लिखते हो, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं 30√2 cos 45 माइनस ऑफ आई कैप। कोई दिक्कत इस बात से, नहीं सर कोई भी दिक्कत नहीं। अच्छा भैया y डायरेक्शन में भी तो ट्रैवल कर रहा है, देखो ना, अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो मतलब आप इसमें भी कुछ ट्रैवल कर रहे हो और इस डायरेक्शन में भी कुछ ट्रैवल कर रहे हो, इसको 2D मोशन बोलते हैं ना। जब आप 2D मोशन पढ़ोगे तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि 2D मोशन जैसी कोई चीज नहीं होती, हम 2D मोशन को 1D मोशन में तोड़ देते हैं, समझ रहे हो कि नहीं, नहीं सर नहीं समझ रहे, देखो समझाता हूं मैं। अगर आप ऐसे चलते हो, देखना, अगर आप ऐसे चलते हो, मैं इसका कलर ज़रा चेंज कर देता हूँ, नहीं तो आप बोलोगे सर ये वाइट साइड आनी चाहिए थी। चलिए हाँ, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आप यहाँ से यहाँ चले, ठीक है ना, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है ना, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि टी टाइम में अगर आप यहाँ से यहाँ पहुँचे होगे, तो मैं इसको दूसरे तरीके से देखना चाहूँ तो ऐसे भी देख सकता हूँ कि आप टी टाइम में पहले यहाँ से यहाँ चले होंगे और फिर यहाँ से यहाँ पहुँचे होंगे, है ना। तो इसको आप पढ़ोगे एज अ 2D मोशन और इसको आप पढ़ोगे 1D और 1D मोशन। तो एक 2D मोशन को आप 1D में तोड़ोगे आगे जाके, तो वही चीज़ मैं यही कर रहा हूँ, ये देखो, है ना। आप ऐसे चल रहे थे तो मैंने बोला सुनो, ऐसे चलने की जगह हम इसको कंपोनेंट में तोड़ लेते हैं कि आप x में इतना चले, y में इतना चले। आई बात समझ में, हाँ सर, ठीक 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 ठीक। चलिए तो ये हो गया माइनस, आप कितना चले, माइनस जे कैप कितना, 30√2 sin 45। तो भैया 30√2 sin 45 जे कैप, ये माइनस क्यों है, क्योंकि नीचे की तरफ जा रहे हो, ऊपर जाते तो पॉजिटिव होता है, ये देखो पॉजिटिव है, ठीक है सर। आपके पास तीनों वेक्टर आ गए, r1 वेक्टर, r2 वेक्टर, r3 वेक्टर। अब वो पूछ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट बता दो टोटल कितना है। तो अगर आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चाहिए तो आप कुछ मत करो, r1 वेक्टर
R2 वेक्टर और R3 वेक्टर को जोड़ दो, ठीक है। R1 वेक्टर कितना है 20 i कैप, R2 वेक्टर कितना है 30 j कैप, और थोड़ी सी दिक्कत हमको जाएगी R3 वेक्टर लिखने में, और वो ये है। अच्छा ध्यान से सुनो, cos 45 को आप कितना लिख सकते हो 1/√2 लिख सकते हो। cos 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2। जैसे ही आप इसको 1/√2 लिखोगे, लिख दूं क्या मैं यहीं पर, जैसे ही आप इसको 1/√2 लिखोगे, √2 से √2 कट जाएगा, ठीक है। और जैसे ही आप sin 45 को लिखोगे, कितना लिखोगे सर 1/√2, वाह बहुत बढ़िया, फिर √2 से √2 कट जाएगा। तो एक्चुअल में वेक्टर कितना आ जाएगा -30 i कैप -30 j कैप। क्लियर है। तो R3 वेक्टर की जगह मैं ये पुट कर दूं, हाँ सर बिल्कुल पुट करो, लो भैया -30 i कैप -30 j कैप। देखो -30 j कैप से +30 j कैप गया, ठीक, -30 i कैप से +20 i कैप गया, तो कितना आएगा -10 i कैप। -i कैप मतलब आप किस डायरेक्शन में हो, किस डायरेक्शन में हो, +i कैप की अपोजिट डायरेक्शन में हो, और मैग्नीट्यूड कितना है 10 है, ठीक है। तो अगर i कैप रिप्रेजेंट कर रहा है ईस्ट डायरेक्शन को, तो -i कैप किसको रिप्रेजेंट करेगा, इस डायरेक्शन की अपोजिट। ये क्या है वेस्ट है, हाँ, तो हम इसको बोलेंगे ये वेस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। क्लियर। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं -i कैप मतलब वेस्ट, यानी कि 10 मीटर वेस्ट चले आप, कितना चले 10 मीटर वेस्ट चले। तो आंसर है क्या, है। क्लियर, सिंपल। इसलिए मैं बोल रहा था कि अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा रुक के समझेंगे। जिनको थोड़ा सा वेक्टर की नॉलेज होगी उनको समझ में आएगा, जिनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होगी उनको मैं आगे जाकर फिर से इस चीज समझा दूंगा, क्योंकि हम रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर भी पढ़ेंगे, कार्टेशियन कंपोनेंट भी पढ़ेंगे, ठीक है। पक्का, डरोगे तो नहीं, रोगे तो नहीं, नहीं सर। चलिए बहुत बढ़िया। तो इसी के साथ हमने अपने सारे क्वेश्चन क्या कर लिए हैं भाई, खत्म कर लिए हैं, एक के बाद एक, ठीक है। चलिए वेरी गुड, आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स की अपनी खुद की एक वेबसाइट है magnetbrains.com नाम से। आप गूगल पर जाएंगे, वहां टाइप करेंगे magnetbrains.com, तो ऐसा कुछ पेज आपको देखने के लिए मिलेगा। यहां पर CBSE चाहे इंग्लिश मीडियम हो, चाहे हिंदी मीडियम हो, स्पोकन इंग्लिश हो, NTSC हो, ओलंपियाड हो, IIT JEE हो, नीट हो, UPSC हो, जैप कैब हो, सबका सब कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में अवेलेबल मिलता है हमारी वेबसाइट पे। अब मान लीजिए आप नीट के स्टूडेंट हैं, तो आप नीट के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे तो मेरे लेक्चर्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। आप जैसे ही इसके अंदर जाएंगे, जैसे ही आप इसके अंदर जाएंगे, तो देखिए पहला चैप्टर आपको ट्रिग्नोमेट्री मिला, ट्रिग्नोमेट्री की DPP शीट आपको उसके नीचे मिल जाएगी। ऐसे ही आप लेक्चर मिलेगा, लेक्चर के नीचे उसकी DPP शीट, फिर उसका सोल्यूशन, ये देखिए, फिर ट्रिग्नोमेट्री DPP शीट 1 का सोल्यूशन। समझ रहे हैं हम। बहुत 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 कन्वीनियंट है, सिर्फ आपको पढ़ते रहना है, क्वेश्चन सॉल्व करते रहना है। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो डाउट पूछते रहना है कमेंट में। वैसे तो हम कोशिश करेंगे कि सारे डाउट आपके क्लियर करते हुए चले, ठीक है। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए आप क्लिक करते हैं कि भाई देखें तो कि सर ही पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं। आपने किसी मेरे लेक्चर पे क्लिक किया, ट्रिग्नोमेट्री पे आपने क्लिक किया, तो देखो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाता हुआ मैं आपको दिख जाऊंगा। शक्ल मिलाओ, शक्ल मिलाओ, मैं ही हूँ, शक्ल मिलाओ, हाँ सर आप ही, ठीक है ना। तो इसी तरीके से आप मेरे लेक्चर्स को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। हमारी आइडियोलॉजी है कि हम कंप्लीटली फ्री एजुकेशन देने में बिलीव करते हैं, और फ्री का मतलब ये नहीं है कि कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज़ किया गया हो। कंटेंट एकदम टॉप नॉच आपको प्रोवाइड किया जाता है। हम आपसे कोई कोड लगाने को नहीं बोलते, ना आपको कोई 10% ऑफ 20% ऑफ की बात करते हैं। हम आपको जो भी देते हैं सब कुछ 100% ऑफ पर देते हैं। लेकिन हम भी थोड़े से क्या बोलेंगे, लालची हैं, थोड़े से क्या बोलते हैं उसको, लालची ही ना, हाँ किसके लालची, लेकिन हमको प्यार की लालच है। क्यों सर? क्योंकि आपके प्यार से हमको मोटिवेशन मिलेगा, और हम जितना ज़्यादा मोटिवेटेड रहेंगे उतना ही आपके लिए चीज़ें नई लेकर आते रहेंगे। अच्छा, वो प्यार और वो सपोर्ट आप हमें कैसे दिखा सकते हैं? हमारे वीडियोस को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, और जितना ज़्यादा हो सके वीडियोस को शेयर करके, ठीक है। तो चलिए इसी मैसेज के साथ करते हैं लेक्चर को ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक सावधान रहिए, सतर्क रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।